सो बिजनेस अकाउंट स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से। जो कंटेंट हमें पढ़ने हैं वे कंटेंट्स ये हैं। देखो, अकाउंटिंग का मतलब केवल डेबिट और क्रेडिट ही नहीं होता, ठीक है। अकाउंटिंग का पिलर तो है डेबिट एंड क्रेडिट, बट लेकिन आप मान के चलो कि डेबिट और क्रेडिट बस बहुत लोगों ने माइंडसेट कर लिया है कि अकाउंटिंग ओनली डेबिट एंड क्रेडिट। तो खैर डेबिट एंड क्रेडिट इज अ पिलर ऑफ अकाउंटिंग, बट टोटल अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द बेस्ट वे अकाउंट अगर सीखना है, अगर अकाउंटिंग सीखनी है अगर आपको, तो जो तरीके हैं, सबसे पहले तो आपको गोल्डन रूल्स क्लियर होना चाहिए। लर्न अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हैं ये प्रिंसिपल्स हैं अकाउंट्स के, जो आपको ये बताते हैं, ये सिद्धांत है मतलब, ठीक है, जो बताते हैं कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है। तो ये प्रिंसिपल्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। क्लासीफाई द अकाउंटिंग इवेंट्स। अकाउंटिंग इवेंट्स को क्लासीफाई करना कि भैया कौन सा ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं है। अप्लाई द अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग रूल्स को अप्लाई करना। रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज द जर्नल्स। और जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना जर्नल्स में। तो इसके इस तरीके से हमें करना है। बट लेकिन आई एम श्योर कि मैंने जो कुछ भी बताया वो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो खैर स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या जानेंगे, जो अकाउंटिंग टर्म है, ये एक शब्द है अकाउंटिंग, इसको समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, इसको समझेंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मतलब इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, क्यों ज़रूरी है, इसको भी जानना है हमें। बी फैमिलियर विद द इम्पॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स एंड अकाउंटेंट मस्ट नो। मतलब बिजनेस में जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं, हर बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि कौन टर्म्स मतलब आम मतलब बोलचाल में यूज़ होने वाले वर्ड्स। तो बिजनेस में जो बार बार यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो अकाउंटिंग, इट इज़ अ सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। एक कला है, आर्ट है कि आप जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग के डेफिनेशन केवल इतना बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये दोनों पॉइंट्स मिला के आपका अकाउंट का डेफिनेशन होता है। अगर हम केवल बोलते हैं इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, तो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या, दो चीज़ें होती है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स बुक में, उसको बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। बट लेकिन जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन से, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स जो है जैसे इसमें दिया है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना, ठीक है। ट्रांजेक्शन को पहचानना, उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे उसकी पहचान करना, रिकॉर्ड करना उसको, मतलब वे ट्रांजेक्शन्स जो भी उस ट्रांजेक्शन में अकाउंट्स बन रहे हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना है, डेबिट एंड क्रेडिट करना है, ठीक है। तो दैट इज़ अ रिकॉर्डिंग। मेजरिंग, भाई वो कितना अमाउंट का है वो ट्रांजेक्शन, मतलब उसको मेज़र करना है ना। जैसे मान लो कि मैंने 5,000 रुपये का माल खरीदा, अब इस ट्रांजेक्शन को मेज़र करना है, मैंने खरीदा, परचेस किया, इसके बदले मेरा पैसा गया, तो कितना गया इसको मापोगे ना। 5,000 का था तो 5,000 गया,
दैट इज़ अ मेजरिंग, क्लासिफाइंग, कैटेगराइज करना। जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, तो भाई उनका एक अपना एक स्पेशल टाइप होता है जिसको कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में है ये क्लासिफाइड करना होगा आपको। इवन दूसरी और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे राम नाम का एक सप्लायर है मेरा जो मुझे माल बेचता है, ठीक है, तो मैं राम से बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता हूँ। मोहन है, सोहन है, सबसे मेरा ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन मान लो राम से मेरे 6 ट्रांजैक्शन हुए, तो इन 6 के 6 ट्रांजैक्शंस को मैं कैसे लिखूँगा एक जगह। तो मुझे एक राम के नाम से एक हेड बनाना होगा और उसके अंडर मैं ये लिखूँगा। फिर मोहन का ट्रांजैक्शन मोहन में लिखना है तो मोहन के नाम से एक हेड बनाऊँगा, मोहन में लिखूँगा। ऐसे ही मैं टेलीफोन बिल पे करता हूँ तो टेलीफोन बिल के नाम से एक हेड बनाऊँगा और उसके अंदर टेलीफोन बिल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे मेरे, उसको मैं रिकॉर्ड करूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाइड कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसी को वो कहेंगे क्लासिफाइड करना। राम के जितने भी ट्रांजैक्शन राम के हेड में चले गए, मोहन के मोहन में चले गए, टेलीफोन बिल के टेलीफोन बिल में चले गए। इस चीज़ को समझिए, क्लासिफाइड करना मतलब वर्गीकृत करना। तो कई चीज़ें होती हैं, आपके जो अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स किस टाइप के अकाउंट हैं, तो ये भी एक क्लासिफाइड हुआ। जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हो उस अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शन उस अकाउंट के नीचे लिखोगे, तो ये भी तो क्लासिफाइड। अब ये नहीं ना कि राम का मोहन के अंदर लिखोगे, ठीक है। समराइजिंग, छोटा करके लिखना। समराइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करके लिखना, ठीक है। इंटरप्रेटिंग, लाइक उसको ट्रांसलेट करना। जो भी आप ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको समझकर उसको ट्रांसलेट करना। लाइक फॉर एग्जांपल कि सपोज टू राम ने मुझको पेमेंट किया, फुल सेटलमेंट किया मुझे 12,500 रुपये देकर, 12,500 रुपये देकर। तो अब मुझे यहाँ पे देखना होगा कि क्या राम से मुझे कितना पैसा लेना था, तो मैं पिछला हिसाब देखूँगा, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने देखा 13,000 लेना था, लेकिन उससे कितना दिया, 12,500 में फुल सेटलमेंट, यानी हिसाब चुकता कर लिया। तो उसमें अब आपको 500 रुपये तो कम दे रहा है और हिसाब भी चुकता माना जा रहा है, तो 500 रुपया क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। क्या हुआ। तो इस तरह से आप अपने ट्रांजैक्शंस को ट्रांसलेट करोगे, इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, आप जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, वार्तालाप। जब तक उनके साथ आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक आपको फाइनल निष्कर्ष कैसे मिलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर। तो दैट इज अ अकाउंटिंग। अब समझो इसको, एक एग्जांपल है अकाउंटिंग को। सपोज यू वेंट फॉर अ डे आउटिंग, आप बाहर घूमने के लिए गए हो विथ योर फ्रेंड्स एंड वांट टू कैलकुलेट वेयर यू स्पेंड ऑल योर पॉकेट मनी। लेट्स डू इट। समझ में आ रही है बात। बाहर घूमने गए हो, पॉकेट मनी मिली है पापा से, और अब आपको कहाँ कहाँ कितने पैसे आपने खर्च किए हैं, ठीक है, उसको कैसे आप वो करोगे, रिकॉर्ड कैलकुलेट करोगे। तो दिखा रहा है 2 भाग बना हुआ, एक तरफ रिसिप्ट और एक तरफ पेमेंट। तो रिसिप्ट में लिखा है कि फ्रॉम फादर कितना मिला है मुझे, 2000। एंड पेमेंट्स में देखिए, ऑटो फेयर वाले को दिया 50 रुपया, मूवी टिकट को दिया 500 रुपया, पॉपकॉर्न खरीद के खाया 80 रुपया, ठीक है, रेस्टोरेंट बिल दिया 1000 रुपये, और सरप्लस क्या है, वह बचा हुआ पैसा 370 रुपया पॉकेट में था, तो सरप्लस में उसको भी लिख दिया। अब जोड़िए सबको, 2000, दोनों साइड 2000 हो गया,
इसका मतलब सारा हिसाब बराबर है। अब पता चला कि मैं पेमेंट वाला हिस्से को जोड़ रहा हूँ और 200 की जगह आ रहा है 1950 रुपया, 2000 की जगह 1950 रुपया आ रहा है। इसका मतलब 50 रुपया कहीं गड़बड़ है, जो आप नहीं लिखे थे इसलिए भूल गए। इसलिए जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। हम भूल सकते हैं, ठीक है, तो हम ना भूलें इसलिए उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आपका आंसर सही है, दोनों साइड मैच हो रहा है। 2000 मिला था, 2000 का हिसाब मिल गया, तो हमारा अकाउंटिंग सही चल रहा है। तो यहाँ पे आपने जो कुछ भी किया ये क्या है? इट्स नथिंग, इट इज़ अकाउंटिंग, ठीक है। ये जो कैलकुलेशंस की हैं आपने, इट्स नथिंग, यही अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग अगर हिंदी में बोलें एक शॉर्ट फॉर्म में तो हिसाब किताब रखना। सभी चीज़ों का हिसाब किताब रखोगे तो ही मालूम पड़ेगा कि मुझको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर? इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। इवेंट एंड ट्रांजैक्शन से इवेंट का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, कोई घटना को होना उसको कहते हैं इवेंट। तो बिजनेस में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन सारी घटनाएं इवेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी इवेंट को ट्रांजैक्शन होने के लिए दो बातें फुलफिल करनी होती हैं। पहला, वह इवेंट मनी के फॉर्म में हो, किसमें हो, और दूसरा उस इवेंट से आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई ना कोई इफेक्ट हो, कुछ ना कुछ असर पड़े, उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। मैं बिजनेस के काम से बाहर गया हूँ, ठीक है, बाहर गया हूँ और पैदल चल रहा हूँ, तो चलना भी तो एक इवेंट है, लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन होगा? लेकिन रास्ते में मुझे गर्मी लग रही थी और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हुई, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पिया, उसका 20 रुपया पेमेंट किया, ये तो ट्रांजैक्शन हुआ ना। तो बिजनेस में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, मैं पैदल चल रहा था, ये भी एक इवेंट था, लेकिन ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये मनी के फॉर्म में है, नहीं इसका कोई मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे इसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन कहलाने के लिए दो बातें फुलफिल करनी होती हैं कि वो मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में हो, ब्रिंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी, मतलब आपका जो एंटिटी यहाँ मतलब है बिजनेस से, एंटिटी मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपका? बिजनेस। तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इफेक्ट हो रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, वही चीज़ स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ऑल इवेंट्स, ऑल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इवेंट। जितनी भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में होते हैं, कार्य होते हैं, वो इवेंट होते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ विच ब्रिंग सम फाइनेंशियल चेंज इन कॉल्ड इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। वे सभी एक्टिविटीज़ जो आपके फाइनेंशियल चेंजेस लाती हैं बिजनेस में, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होते, बट ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट। सभी ट्रांजैक्शन इवेंट तो कहलाएंगे, लेकिन सभी इवेंट ट्रांजैक्शन, इस बात को जो समझ गया उसको इवेंट और ट्रांजैक्शन का मतलब समझ गया। एग्जाम्पल, गोइंग फॉर जॉगिंग, मैं जॉगिंग दौड़ने के लिए गया हूँ बाहर। हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ये सारी घटनाएं हैं, लेकिन इसका मेरे बिजनेस पे कोई असर मेरे जेब पे इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे इसका इफेक्ट हो रहा है। पेइंग द फूड बिल आफ्टर लंच, लंच करने के बाद मैं उसका फूड का बिल पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल। तो ये ट्रांजैक्शंस हुए। सो all transactions are event, we can say all transactions are event, but all events are not transaction. Clear?
देखिए ये एक एक्टिविटी दी हुई है, आप सामने देख सकते हैं। रोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹40,000। रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपये से। तो यार बिजनेस में एक घटना घटित हुई, क्या हुआ, बिजनेस से पैसा आया, यही होगी ना। जो घटना हो रही है, जो इवेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अगर रोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है 40,000, तो बिजनेस के पॉकेट पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन को मैं यहाँ पॉकेट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसके पॉकेट पे असर पड़ा, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। पेइंग बिल एट रेस्टोरेंट ₹1,000, अगर मैं 1,000 का बिल पे कर रहा हूँ तो मेरे पैसों पे असर पड़ रहा है कि नहीं, पॉकेट पे, ट्रांजैक्शन है। प्लेस एन ऑर्डर टू मेजर्स केसी रॉय ऑफ ₹20,000। मेरी एक पार्टी है केसी रॉय को फ़ोन करके मैंने बोला एक काम करो यार, मुझे 20,000 का माल भेज दो। भाई एक घटना हुई ना, घटित हुई, मैंने उसको फ़ोन करके कहा भैया माल भेज दो 20,000 का। अब मुझे बताओ कि इस इवेंट में पैसा तो दिया है, लेकिन क्या मेरे पॉकेट पे कोई असर पड़ा, मेरे बिजनेस में कोई फाइनेंशियल चेंज हुआ क्या। तो ये क्या हुआ, इवेंट हुआ। लेकिन अगर मान लो केसी रॉय ने मुझे 20,000 का माल भेज दिया, मैंने ऑर्डर किया था, उसने उसके बदले मेरे को माल भेज दिया, मुझे रिसीव हो गया। अब ये मेरे बिजनेस में कुछ चेंज ला रहा है कि नहीं ला रहा है फाइनेंशियली। मिस्टर रॉय ने मुझे 20,000 का माल भेज दिया, मेरे पास रिसीव हो गया, मेरे बिजनेस में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अरे यार एकदम डेफिनेटली हुआ यार, 20,000 का माल बढ़ा कि नहीं मेरे पास, तो बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज आया, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक में खाता खुलवाने गए और एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा किया, कोई ये इसका इफेक्ट मेरे पॉकेट पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन फॉर्म जमा करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कम से कम 10,000 रुपये बैलेंस रखना होगा, तो मैंने 10,000 रुपये दिए अपने खाते में जमा करने के लिए। मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आया कि नहीं आया। तो अगर ये पैसा दे के खाता खुलवा रहा हूँ तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन है। मैं फॉर्म केवल भर के जमा कर रहा हूँ तो ये ट्रांजैक्शन नहीं, ये इवेंट है। परचेज एन IPL मैच टिकट फॉर ₹850, 850 रुपये का IPL मैच का टिकट खरीदा, फाइनेंशियल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन है। कोई दिक्कत। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बुक कीपिंग का मतलब होता है जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी वित्तीय लेन देन, उनको रिकॉर्ड करना, यही बुक कीपिंग होता है। अगर आप अकाउंटिंग में केवल इतनी बात बताएंगे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग, तो ये गलत हो जाएगा। अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग में उसके बाद की चीज़ होती है। बुक कीपिंग मतलब होता है कि बही खाता लिखना। अकाउंटिंग इज एन ऑर्डरली रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मतलब जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना। ऑर्डरली मतलब क्रम में रिकॉर्ड करना, ठीक है, और उसकी रिपोर्टिंग तैयार करना, मतलब रिजल्ट तैयार करना, ठीक है। बुक कीपिंग के टूल क्या होता है, जर्नल एंड लेजर, और अकाउंटिंग के टूल क्या होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो जर्नल और लेजर है ना, ये बिजनेस की बुक्स हैं, अकाउंटिंग बुक्स हैं, जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। अब उसको रिकॉर्ड करने के बाद निष्कर्ष निकालना है हमें, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें, ये अकाउंटिंग का टूल है। इसलिए अब क्या होता है कि जो आपने
जर्नल और लेजर में पूरे साल भर का रिकॉर्ड कर रखा है, उसी को हम समराइज करते हैं, उसी को समराइज करते हैं, मतलब सारांश निकालते हैं, ठीक है। और उस सारे साल भर के जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया उसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और उसे फाइंड आउट करते हैं कम्युनिकेट कर करके कि वर्ष के अंत में हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, जैसे बैलेंस शीट बनानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो ये अकाउंटिंग के टूल्स हैं बच्चों। समझ में आया? स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस, यार कोई भी बिजनेस होगा तो उसके कुछ अंग होंगे, पार्ट्स होंगे। वो अंग क्या है, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स क्या है? भाई अगर कोई बिजनेस है तो उसका मैनेजर होगा कि नहीं होगा? तो मैनेजर उस बिजनेस का एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, उस बिजनेस का एक ओनर भी होगा, मालिक, हाँ ओनर भी होगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एज ए सेंटर मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन इस बिजनेस के ओनर है कौशल सिंह, ठीक है। तो हम दोनों लोग इस बिजनेस के पार्ट हैं। एम्प्लॉइज और भी काम करने, सप्लायर्स, यार किसी भी बिजनेस को के लिए सप्लायर्स की ज़रूरत है ना। अगर आप मेडिसिन की शॉप खोलते हैं, मेडिकल शॉप, तो आपको सप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी ना, जो आपको दवाइयाँ देगा, तभी तो आप उसको बेचोगे। तो सप्लायर्स भी तो बिजनेस का एक अभिन्न अंग है। कस्टमर्स, अरे बिजनेस खोल दिया और कस्टमर ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, क्या कमाएंगे, है कि नहीं? बिना कस्टमर के कोई बिजनेस हो सकता है? तो किसी बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है कि नहीं कस्टमर। सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, हमारे अगल बगल के लोग, ये समाज हमारा। भाई अगर समाज नहीं हो तो कैसे होगा, बिजनेस कर पाओगे? समाज से दूर हटकर जंगल में जाकर मेडिकल की दुकान खोल दो, दवाई लेने कौन आएंगे? शेर, भालू, चीता, यही सब आएंगे ना। यानी कुल कहने का मतलब कि आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास की सोसाइटी का ध्यान रखते हो, ठीक है। अब जैसे वो सोसाइटी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट, यार गवर्नमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भाई हम जो भी बिजनेस करते हैं तो उसका हमें टैक्स वगैरह देना होता है, ठीक है। तो ये जो सामने आपको फिगर में दिख रहे हैं, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस, ओके। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अकाउंटिंग टर्म। बच्चों अकाउंटिंग टर्म को समझो। अकाउंटिंग टर्म मतलब, टर्म्स का मतलब क्या होता है? शब्दावली, ठीक है। टर्म्स का मतलब होता है शब्दावली। साइंस में यूज़ होने वाले, जैसे बायो में यूज़ होने वाले शब्द हैं ना बार बार, हाँ। फिर और भी और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश में है पंचुएशन मार्क हुआ, ठीक है, कॉमा हुआ, ऐसे अलग अलग बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। वैसे ही अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। प्रोप्राइटर या ओनर, तो आपको पता है कि जो भी बिजनेस का मालिक, मतलब जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है वो मालिक होता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप उसके मालिक और या तो प्रोप्राइटर हुए, ठीक है। तो साफ साफ लिखा है तीनों पॉइंट में, द पर्सन हु ओन द बिजनेस इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस, ब्रेक द रिस्क, बियर्स द रिस्क ऑफ बिजनेस। और ओनर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिजनेस के रिस्क को बियर करता है। मतलब भाई प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो दोनों को बियर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो आप उस बिजनेस के क्या हैं? प्रोप्राइटर हैं, ओनर है। कोई डाउट? कैपिटल, देखिए कैपिटल वर्ड जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसे इन्वेस्ट करता है या किसी भी प्रकार का एसेट, पैसा और एसेट दोनों, ठीक है,
जो इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं भाई? अगर अभी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा लेके जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं आप, वो क्या हो गया आपका? कैपिटल। ठीक है, देखो लिखा है कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट और एसेट विच इज़ यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस, जिसका प्रयोग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द बिजनेसमैन या ओनर ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल, कैपिटल में क्या क्या लगाया जा सकता है? कैश, बिल्डिंग, मशीन, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, सपोज यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000, तो जो 50,000 अमाउंट है दैट इज व्हाट? दैट इज अ कैपिटल ऑफ योर बिजनेस। क्लियर? कैपिटल का ही उल्टा होता है ड्राइंग। ये उस चीज़ को रिफर कर रहा है, जैसे मान लो कि बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है बिजनेस में, एसेट लगा रहा है, तो ये तो कैपिटल हुआ। लेकिन अगर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है या एसेट निकाल रहा है, तो ये क्या हुआ? ड्राइंग हुआ। ये क्या हुआ? ड्राइंग। तो लिखा भी है, देखिए, इट रिफर्स एन अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम अ बिजनेस। ये उस अमाउंट को रिफर कर रहा है जो बिजनेस से निकाला गया। विदड्रॉन मतलब निकालना। बाय इट्स ओनर, किसके द्वारा? उसके मालिक के द्वारा। किस लिए? फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। इट इज़ इन एक्ट ऑफ विदड्रॉइंग कैश और एसेट। यह एक तरह का एक्ट है, मतलब कार्य है कि पैसा या तो एसेट, यही दो में से एक निकाल सकता है। और क्या निकाल सकता है मालिक? या तो पैसा निकाल सकता है, या तो जो बिजनेस का गुड्स है पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकता है। ड्राइंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कोई डाउट? एग्जाम्पल, विड्रू कैश और एसेट फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल। तो हमेशा याद रखिएगा, पर्सनल यूज़ के लिए जो निकालेगा तो क्या हुआ? ड्राइंग। अगर 5,000 रुपये बिजनेस से ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए लिए, अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए बिजनेस से 5,000 रुपये ले लिए, तो भाई अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कर रहा है, ये उसका पर्सनल यूज एक्सपेंस है कि नहीं है? पर्सनल खर्चा है ना। तो वो 5,000 रुपया क्या किया उसने? ड्राइंग किया। क्या कहा जाएगा? ड्राइंग। कितना रुपया? 5,000। क्लियर? एसेट, यार एसेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, आप बिना किसी एसेट के कोई बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बिना एसेट, एसेट को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। इट इज़ एन इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ कंपनी। रिसोर्स मतलब संसाधन। एसेट ऐसे इकोनॉमिक संसाधन होते हैं जो कंपनी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। परचेज्ड एक्सक्लूसिवली और प्राइमरीली फॉर बिजनेस यूज़। बिजनेस में यूज़ के लिए इनका प्रयोग, मतलब या तो प्राइमरी तौर पे आप रखते हो, जैसे बिजनेस शुरू करते इस समय एसेट लगा दिया, लेकिन हो सकता है बिजनेस चल रहा है और बीच में मुझको आवश्यकता पड़ी कि ये वाली मशीन भी अगर मेरे पास आ जाए तो मेरा बिजनेस और अच्छे से काम, तो आवश्यकता के हिसाब से एसेट हम खरीदते भी रहते हैं। ठीक है, तो जो मशीन खरीद रहे हो क्या है? एसेट है, संपत्ति है। भाई हमें यही इस जहाँ पे आप लोग बैठे हो, जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ी, डेस्क, बेंच वगैरह, ये जैसे पोडियम है, प्रोजेक्टर है, इन सब की ज़रूरत पड़ी, एसी की ज़रूरत पड़ी। तो इन सबको लगाया, पहले हमने लगाया। ठीक है, इन्वेस्ट किया बिजनेस में प्राइमरी तौर पे क्योंकि हमें ज़रूरत थी। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगा कि मेरे प्रोजेक्टर के लिए अगर इस तरह का एक स्पेशल बोर्ड आ जाए या एक
एक मैं राउटर ले आऊँ ताकि मैं और भी कंप्यूटर्स, मतलब मुझे जोड़ने हो तो उससे जोड़ सकूँ ज़रूरत के हिसाब से। तो जो चीज़ें मशीनें मैं ला रहा हूँ, ये मेरा क्या हुआ, एसेट हुआ। तो ये तो बाद में आया ना, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। तो ये परचेज एक्सक्लूसिवली और या प्राइमरली फॉर बिजनेस यूज़। इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो ये एसेट होते हैं ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। टेंजिबल एसेट में जैसे आपके कुर्सी, बेंच, ये सब फर्नीचर वगैरह आ गया, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, मशीन है, वगैरह वगैरह। इनटेंजिबल में ये छू नहीं सकते, इसको ये दिखाई नहीं देते, ठीक है। इसको फील करना होता है, क्वेश्चन होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग में एक टर्म यूज़ होता है, गुडविल। क्या होता है? गुडविल मतलब रेपुटेशन। तो इस गुडविल को आप छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। तो गुडविल एक एसेट होता है जो इनटेंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हो। फिर इंटेंजिबल एसेट्स में और कौन से एसेट आते हैं? कॉपीराइट आता है। अगर सपोज़ आप एक राइटर हैं, आपने कोई किताब लिखी, अब मार्केट में वो प्रिंट हो गई, अब पता चला कि अनिल को उसमें किताब में कई पन्ने इतने अच्छे लगे कि उसने भी एक किताब लिख डाली और सारा उस किताब का ही पन्ना सेम उतार दिया, अपनी किताब में छाप दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। आपने किताब लिखी, वो किताब पढ़े इन्होंने, बहुत अच्छा लगा इनको, इन्होंने क्या किया कि सेम उसको कॉपी पेस्ट मार के एक अपनी किताब, अपना नाम दे दिया, रिटन बाय अनिल राजभर, और उस किताब को मार्केट में बेचने लगे। सारा कंटेंट उसके अंदर किसका है? साधना के द्वारा लिखा हुआ है, तो साधना का है। तो साधना को इससे नुकसान हुआ कि नहीं होगा? होगा ना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर साधना ने कॉपीराइट करा लिया है तो अनिल राजभर अगर ऐसा करते भी हैं तो उन पे बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और बहुत हर्जाना उनको साधना को देना पड़ेगा। तो कॉपीराइट कराने का मतलब कि आपको एक राइट्स मिल गया कि अब उसका कोई दुरुपयोग, उसका नकल अब कोई नहीं कर सकता, डुप्लीकेसी उसका नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो भाई उस पर अच्छा खासा फाइन लगेगा। क्लियर? तो कॉपीराइट जो है किसी वस्तु का नाम नहीं है, दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, लेकिन एक राइट्स के रूप में आपकी एसेट है, ठीक है। अगर आप राइटर हैं तो अपने बुक को कॉपीराइट करा लीजिए। आप देखते हो ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का नाम सुने हो? रॉयल्टी, रॉयल्टी एक तरह की इनकम होती है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे या जैसे कोई राइटर है उसको मिलता है, तो रॉयल्टी इनकम जो होती है टाइम टू टाइम आपको मिलती है। तो रॉयल्टी क्या है? एक तरह का एसेट है। रॉयल्टी इनकम एक तरह का एसेट है, लेकिन टेंजिबल नहीं है, इसको छू नहीं सकते। राइट है आपका, ये क्या है? राइट है, अधिकार के रूप में आपका एसेट है। क्लियर? और याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपकी कंपनी में एसेट है तो उसका जो वैल्यू होगा, मतलब उसका जो दाम होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव। उदाहरण के लिए, अगर आप घर में बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं, उसको यूज़ कर देते हैं, उसका जो डिब्बा बचता है, खाली पैकेट, डिब्बा, प्लास्टिक, वो भी कबाड़ में उसका कुछ पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सोचो, जब उसका मिलता है तो हमारे बिजनेस में मेरे कुर्सी, चेयर, ये सब लगा है, ये कभी माइनस में जा सकता है क्या? आज से 20 साल बाद भी अगर मैं बेचूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू, तो ये हमेशा पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू होती है कंपनी की। इट शोज पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। चौथा पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है। और जितने भी देखो, बैलेंस शीट बहुत बार आ रहा है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो सबसे आखिरी में बनता है, ठीक है। और ये एक तरह का रिपोर्ट होता है जिससे कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का अनुमान लगाया जाता है कि वो बिजनेस कैसा चल रहा है।
तो बैलेंस शीट इस स्टेटमेंट में जो एसेट होते हैं, एसेट को इसके लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। दो भाग होता है इसमें, एक लायबिलिटी और एक एसेट। तो इसको लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस शीट जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तरफ लायबिलिटी दिखाई जाती है और एक तरफ एसेट। तो एसेट कहाँ होता है? बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे इस सबको। इट इंक्लूड्स रियल स्टेट, मशीनरी, डेटर्स एक्सेट्रा। इसमें रियल स्टेट, ज़मीन जायदाद, मशीनें, डेटर्स मतलब जिन लोगों से पैसा लेना है मुझे, ये सब एसेट में आते हैं। ये एसेट का एग्जांपल दे रहा है। या जो मशीनरीज़ हैं, फर्नीचर हैं, ये सब आपके बिजनेस के एसेट हैं कि नहीं है? ठीक, ज़मीन जायदाद ये भी एसेट है। जिन लोगों को आपने उधार पैसा दिया है, माल दिया है, तो वो भी आपको पैसा देंगे, तो वो भी तो आपका एसेट है। लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब वह पैसा जो हमें दूसरों को देना होता है। बिजनेस को जो पैसा दूसरों को देना है। लायबिलिटी इज़ अ डेब्ट और ऑब्लिगेशन। डेब्ट और ऑब्लिगेशन मतलब होता है बकाया। ठीक है, लायबिलिटी इज़ अ डेब्ट मतलब वह बकाया होता है जो कंपनी को पे करना है, किसी दूसरे को पे करना है। समझ में आ रहा है? इट इज़ अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस दौरान ये अराइज होते हैं। जैसे मान लो मुझे पैसे नहीं थे, मैंने सप्लायर को बोला कि भैया मुझे 50,000 का माल भेज दो, मैं बाद में पैसे दूंगा। तो अब वो तो माल भेज दिया, तो अब मेरी लायबिलिटी है कि नहीं मुझे उसको 50,000 रुपये पे करने की? हाँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के राइट साइड में रिकॉर्ड होता है। इट इंक्लूड्स लोन अकाउंट, पेएबल, क्रेडिटर एक्सेट्रा। लोन मतलब वह जो भी हमने लोन लिया है, मुझे उसका पैसा भरना है ना, तो ये मेरी लायबिलिटी है। अकाउंट पेएबल, जिन लोगों को मुझे पैसा देना है। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, जो लोग मुझसे पैसा लेने वाले हैं। जो लोग मुझसे पैसा, वो क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि मैंने उनसे उधार लिया था। अब क्या उधार लिया था? हो सकता है पैसा उधार लिया हो सकता है मैंने उससे माल उधार लिया हो, तो मुझसे पैसा लेगा ना। तो जो मेरे लेनदार होते हैं, ये भी मेरे लायबिलिटी होती है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि मुझे उनको देना है। लायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं दायित्व। ये मेरा दायित्व है कि मुझे ये पे करना है। ठीक है। डेटर्स, डेटर्स मतलब होता है देनदार। डेटर्स वह व्यक्ति या वह कंपनी जो मेरे से कर्जा ले रखा है, ठीक है, जिसने मुझसे पैसा या उधार माल ले रखा है, वो क्या है? डेटर, क्योंकि वो मुझे पैसा देगा। डेटर मतलब होता है देनदार, देने वाला। तो देनदार क्यों देगा? क्योंकि उसने मुझसे उधार लिया। इट इज़ कंसीडर्ड एज एन एसेट ऑफ एनी बिजनेस। इसको किसी भी बिजनेस का एसेट माना जाता है। या जिन लोग, मान लो 10 लोग हैं, किसी से 2,000 लेना है, किसी से 5,000 लेना है, किसी से 8,000 लेना है, किसी से 10,000, किसी से 20,000, तो जिनसे ये पैसे लेने वो मेरे क्या हैं? डेटर हैं। तो ये मेरा एसेट है कि नहीं उनके पास? वो एसेट है ना मेरा, वो मेरी संपत्ति है ना, वो मुझे मिलेगी ना। इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और इसको बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड यानी एसेट वाले कॉलम में लिखा जाता है, संपत्ति वाले कॉलम में। देखो एग्जाम्पल दिया है, तरुण परचेस कर रहा है गुड्स मतलब सामान, माल, कितने रुपए का? 50,000 रुपये का, फ्रॉम यू, आपसे, ऑन क्रेडिट मतलब उधार। तरुण नाम का एक पार्टी है जो कह रहा है कि भैया मुझे 50,000 का सामान दे दो, मैं पैसा बाद में दूंगा। ठीक है, तो तरुण आपका क्या हो गया? डेटर हो गया। तरुण को आपने 50,000 का उधार माल दिया है, तो तरुण क्या हो गया? डेटर। एकदम आसान शब्दों में बोलो, जिसको आप उधार दोगे या जिसको उधार माल बेचोगे वो आपका डेटर। ठीक ठीक, उसका उल्टा, जिससे आप उधार माल खरीदोगे वो आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार, क्रेडिटर। देखो बैलेंस शीट में कोई ये मायने नहीं रखता, दो चीज़ें रखी जाती हैं, एसेट और लायबिलिटी। एसेट में आपको
डेटर को दिखाना है, ठीक है। एसेट वाले कॉलम में आपको डेटर को दिखाना है, बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि डेटर एसेट होता है, आपकी संपत्ति होते हैं, ये आपको पैसा देने वाले हैं। क्रेडिटर, जो अ पर्सन दैट हैज़ लेंट मनी और एक्सटेंडेड क्रेडिट टू अनदर पार्टी, मतलब जैसे कोई व्यक्ति को, जैसे आपने उधार दिया है, पैसा लिया है, आपने उधार पैसा लिया है, या किसी पार्टी का आपके ऊपर मतलब जैसे बकाया, मतलब आपको देना है उसे, ठीक है। तो ये जो सामने वाली पार्टी है या पर्सन है, वो आपसे भविष्य में लेगा ना, वो लेनदार हुआ, क्या हुआ, क्रेडिटर। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस, ये किसी भी बिजनेस क्या लाइबिलिटी होता है, क्या होता है, डेटर एसेट होता है, ध्यान रखना, और क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है। इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो ये राइट नहीं, इसको लेफ्ट कर लो, अगर बुक में अगर लेफ्ट दिया है तो सही है, ठीक है। खैर मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ राइट एंड लेफ्ट से बहुत विशेष मतलब नहीं है, बस इसको लाइबिलिटी वाले साइड में लिखना है, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी। 2 कॉलम होते हैं बैलेंस शीट में, एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। तो जो हमारी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी में लिखेंगे, और जो एसेट है वो एसेट में। तो डेटर मेरा एसेट है, एसेट वाले कॉलम में जाएगा, और क्रेडिटर लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी वाले कॉलम में जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। एग्जाम्पल, यू हैव परचेज्ड गुड्स वैल्यूइंग 50,000 फ्रॉम तरुण ऑन क्रेडिट। आप तरुण से 50,000 रुपये का उधार सामान खरीद रहे हो, तो तरुण क्या होगा, आपका क्रेडिटर होगा ना, आपसे पैसा लेगा ना, हाँ। तो जो आपसे पैसा लेने वाला होता है वो लेनदार होता है, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेडिटर। याद रहेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वेरी सिंपल, किसी को उधार बेचेंगे तो जिसको उधार बेचते हो वो डेटर, अगर किसी से उधार लेते हो तो जिससे उधार ले रहे हो वो क्रेडिटर। दैट्स इट, इतना याद रखना। एक्सपेंस या किसी भी इनकम को जनरेट करने के लिए, मतलब रिवेन्यू को जनरेट करने, कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अर्न करने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ता है। जब तक खर्च नहीं करोगे तो इनकम कैसे होगी बताओ, हाँ बोलो। और जो ये एक्सपेंस होता है, ये क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ मनी होता है। आउटफ्लो ऑफ मनी मतलब पैसा बाहर जाता है, खर्च करते तो पैसा जाएगा ना। अब भाई बिजनेस है तो बिजनेस से पैसा कमाना है, तो अपने इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, उसका बिल पे कर रहे हो, हाँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते, अगर नहीं इलेक्ट्रिसिटी होती और बिल नहीं पे करते तो क्या आपका बिजनेस चल पाता। तो हमें बिजनेस को चलाने के लिए कुछ खर्च करने पड़ते हैं, तो जो हम खर्चे करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंस। और किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर या हानि, लॉस, किसी भी तरह का खर्चे का पेमेंट या हानि का पेमेंट अगर आप कर रहे हो लॉस का, तो ये क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। तो खर्चा शब्द बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए इसका, इट इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी एंड एक्सेट्रा। रेंट, दुकान मतलब मेरी शॉप है, उसका किराया दे रहा हूँ, मेरे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, तो ये सब मेरा खर्चा है ना। अगर ये खर्चे मैं नहीं करूँगा तो कमाऊँगा कैसे भाई, मुझे लोग रखने हैं अपने यहाँ, तभी मेरा बिजनेस चलेगा। लोगों को नहीं रखूँगा, सैलरी नहीं दूंगा, तो कैसे इनकम होगी, है कि नहीं। ये आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका, क्लियर।